नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आगे आकर लोकल के लिए वोकल अभियान को सफल बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन कल से शुरू। भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त गठबंधन ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की। भाजपा 65, पंजाब लोक कांग्रेस 39 और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल मनाया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 162 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईसीईए के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 वर्ष का रोडमैप और दृष्टिकोण दस्तावेज जारी किया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव और स्टेफानोस सिसिपास पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में, महिला सिंगल्स में सिमोना हालेप बाहर। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व युवा कर रहे हैं और ये देश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ वीडियो संवाद में श्री मोदी ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि विश्व की सभी बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय युवा हैं। हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ हमारे ही देश के संतान हैं। इसी देश की युवा पीढ़ी है जो आज विश्व में छाई हुई है। हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी युवाओं से लोकल के लिए वोकल अभियान को सफल बनाने की अपील की। आप वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए आगे आइए। एक लिस्ट बनाइए। आप जो चीजों का उपयोग करते हैं, घर में जो सामान है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में नहीं बने हैं। घर के लोगों से आग्रह करें कि भविष्य में जब भी वैसा ही कोई प्रोडक्ट खरीदा जाए तो वो भारत में बना हो। जब आप भारत में बनी चीजें खरीदेंगे तो एकदम से हमारा उत्पादन बढ़ने लग जाएगा। तो रोजगार के लिए नए अवसर बनेंगे, तो आपका जीवन भी आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज बेटियां वो मुकाम हासिल कर रही हैं जो पहले कभी संभव नहीं था। जिन क्षेत्रों में बेटियों को पहले इजाजत भी नहीं होती थी, बेटियां आज उनमें कमाल कर रही है। यही तो वो नया भारत है जो नया करने से पीछे नहीं रहता। हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है। श्री मोदी ने कहा कि पुरस्कार विजेता बनने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। देश इस समय अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है। आप जीवन भर गर्व से कहेंगे कि जब मेरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब मुझे ये अवार्ड मिला था। इस अवार्ड के साथ आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। हर किसी की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। इन अपेक्षाओं का आपको दबाव नहीं लेना है, इनसे प्रेरणा लेनी है।
श्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का श्रेय देश के बच्चों को दिया। आप लोगों ने घर घर में बाल सैनिक बनकर के, स्वच्छाग्रही बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया। घर के लोग स्वच्छता रखें, घर के भीतर और बाहर गंदगी ना हो, इसका बीड़ा बच्चों ने खुद उठा लिया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए पुरस्कार विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब के एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। 1 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 2 फरवरी को पर्चों की जांच की जाएगी। 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और इस चरण के लिए मतदान 20 फरवरी को होगा। इस बीच पहले चरण में 10 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज पूरी कर ली गई। कुल 658 नामांकन वैध पाए गए। 152 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। दूसरे चरण में 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम जारी है। अब तक कुल 58 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आज 48 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी जिले के करहल से और आजम खान रामपुर, अब्दुल्ला आजम खान स्वार और शिवपाल यादव इटावा के जसवंत नगर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में चुनाव प्रचार के पहले चरण के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की घोषणा की है। स्टार प्रचारकों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल शामिल हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अजय प्रताप सिंह को मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस पीएलसी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त गठबंधन ने आज आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। भाजपा 65 विधानसभा सीटों पर, पीएलसी 37 और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएलसी प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। श्री नड्डा ने कहा कि ये चुनाव पंजाब में स्थिरता और सुरक्षा के लिए है और हमारा मकसद राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारना है। हमारे लिए पंजाब स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ और देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना, यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। श्री नड्डा ने कहा कि पंजाब को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की आलोचना करते हुए उन्हें अक्षम करार दिया। सुखदेव सिंह ढींढसा ने कहा कि गठबंधन किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगा। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संदेश वर्चुअल माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। इस अवसर पर वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सरकारी विभागों, ईसीआई आइकन और मीडिया समूहों को मतदाता जागरूकता के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। समारोह में नए मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र सौंपा जाएगा। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हर वोट के महत्व को दोहराने के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति भी शुरू की जाएगी। निर्वाचन आयोग 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को अपने स्थापना दिवस के अवसर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मना रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि हर एक वोट बहुमूल्य है।
मैं देश के प्रत्येक मतदाता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां वोट देने का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुआ। हमारे देश के सभी वयस्क नागरिकों को यह अधिकार तभी मिल गया था जब भारत आजाद हुआ। वोट देने का ये अधिकार बहुमूल्य है। आपको पूरी समझ के साथ अपने इस अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। श्री चंद्रा ने कहा कि इस समय देश में 95 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इस समय पूरे देश में 95 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इसमें से लगभग 49 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और करीब 46 करोड़ महिला मतदाता हैं। इन पंजीकृत मतदाताओं में 80 वर्ष से अधिक आयु के करीब 2 करोड़ वरिष्ठ नागरिक, 81 लाख से अधिक दिव्यांगजन, 19 लाख से अधिक सर्विस वोटर्स और लगभग 1.3 करोड़ नए मतदाता हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 27 लाख 56 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 3 लाख 6 हजार से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लाख 43 हजार 495 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय 22 लाख 49 हजार से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 93.07% है। बृहन मुंबई नगर निगम ने आज कोविड रोगियों के 8वें बैच के जीनोम अनुक्रमण के परिणामों का खुलासा किया। मुंबई में परीक्षण किए गए 280 नमूनों में से 89% नमूने ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि दिसंबर 2021 में ओमाइक्रॉन के केवल 2 नमूने सामने आए थे, जो 2 महीनों के भीतर 89% रोगियों में संस्करण का कारण बनकर सामने आए हैं। पिछले साल नवंबर में लगभग 75% नमूने डेल्टा के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। 62% संक्रमित मरीज 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के थे, जबकि 8% 1 से 20 साल के आयु वर्ग के थे। इनमें से 99 मरीजों ने टीके की एक भी खुराक नहीं ली थी। टीके की दोनों खुराकें लेने वाले 174 रोगियों में से 89 रोगियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के पूर्व निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण पर जोर दिया है। वैक्सीन कहीं न कहीं हमारा बहुत प्रोटेक्शन कर रही है। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, जैसे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अगले 10-15 दिन में लगभग 70% लोगों को दोनों डोज लग जाएं, जिससे सारा समाज हमारा इम्यूनाइज हो जाएगा। बच्चे लोग जो हैं 15 से 18 साल वाले, उनको भी वैक्सीन लग रही है और बाकी लोगों को जिनको नहीं लगी है वो भी जल्दी से जल्दी लगवाएं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में आज दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आगे आकर लोकल के लिए वोकल अभियान को सफल बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन कल से शुरू। भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त गठबंधन ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की। भाजपा 65, पंजाब लोक कांग्रेस 37 और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल मनाया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 162 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना CGHS की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ICEA के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 वर्ष का रोड मैप और दृष्टिकोण दस्तावेज जारी किया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव और स्टेफानोस सित्सिपास पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में, महिला सिंगल्स में सिमोना हालेप बाहर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना CGHS की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। वेबसाइट www.cghs.gov.in है, जबकि मोबाइल ऐप माई CGHS है। श्री मांडविया ने कहा कि वेबसाइट में कई विशेषताएं हैं और ये 40 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके घरों पर जानकारी के साथ सुविधा प्रदान करेंगी। उन्नत वेबसाइट को भविष्य में बहुभाषी बनाया जाएगा। अभी ये हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। वेबसाइट के जरिए ई-संजीवनी दूरसंचार विमर्श के लिए टेली कंसल्टेशन सुविधा का सीधा लिंक है। वेबसाइट ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का लिंक भी प्रदान करती है। इसमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए टेक्स्ट का ऑडियो प्ले और फॉन्ट साइज बढ़ाने का विकल्प दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज ICEA के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 वर्ष का रोड मैप और दृष्टिकोण दस्तावेज जारी किया। इसका शीर्षक है 2026 तक $300 बिलियन का सतत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात। ये रोड मैप 2 भाग वाले विजन दस्तावेज का दूसरा खंड है। इसका पहला भाग पिछले वर्ष नवंबर महीने में जारी किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर उद्योग जगत की आशंकाओं पर स्पष्ट किया कि दूरसंचार विभाग मोबाइल निर्माण में प्रवेश नहीं कर रहा है और मोबाइल निर्माण नियामक व्यवस्था पहले के समान रहेगी। ये रिपोर्ट विभिन्न उत्पादों के लिए अलग अलग वर्ष के व्यापक ब्यौरे और उत्पादन अनुमान सामने रखती है। सरकार ने अगले 6 वर्षों में 4 PLI योजनाओं, सेमीकंडक्टर और डिजाइन, स्मार्टफोन, IT हार्डवेयर और घटकों में लगभग $17 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र कुल घरेलू मूल्यवर्धन का विजन दस्तावेज में ध्यान केंद्रित करने की भी सिफारिश करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री G20 के शेरपा पीयूष गोयल ने आज फ्रांस के G20 शेरपा इमैनुअल बोने के साथ एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक की। दोनों मंत्रियों ने आर्थिक सुधार, वैक्सीन इक्विटी, बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR मामले, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थायी जीवन शैली और जैव विविधता पर दोनों देशों के विचारों को साझा किया। उन्होंने G20 के संदर्भ में भारत फ्रांस सहयोग की भी समीक्षा की। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य देश की लड़कियों को हर प्रकार की सहायता और अवसर प्रदान कराना है। इसके अलावा बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता भी बढ़ाना है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिका दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री नायडू ने कहा है कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें शिक्षा, समान अवसर तथा पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने का सबको संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की हर विकास पहल में बालिकाओं को सशक्त बनाने तथा नारी शक्ति को मजबूत करने को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश भर की उन सफल बालिकाओं और स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने युवाओं को सभी सरकारी समर्थन और मदद का वादा किया और कहा कि लड़कियों के सशक्तिकरण से भविष्य बेहतर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज बालिका दिवस के अवसर पर
सेव द गर्ल चाइल्ड विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण सहित लड़कियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि लड़कियां जीवन के सभी क्षेत्रों में लड़कों के बराबर खड़ी हैं और सरकार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला केंद्रित नीतियां शुरू कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के कमांडर कैप्टन शाहनवाज खान को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जनवरी 1914 को हुआ था। शाहनवाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 14वीं पंजाब रेजिमेंट में कैप्टन के पद तक पहुंचे। 1942 में सिंगापुर के पतन के बाद जापानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। वे सुभाष चंद्र बोस के भाषणों से काफी प्रभावित थे, जिनमें बंदी बनाए गए सैनिकों को इंडियन नेशनल आर्मी INA में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को कहा गया था। शाहनवाज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संक्षिप्त रूप से आजाद हिंद फौज के स्वामित्व वाले कोहिमा और इम्फाल पर अधिकार का दावा करते हुए पूर्वोत्तर भारत में INA का नेतृत्व किया। दिसंबर 1944 में शाहनवाज खान को मांडले में प्रथम श्रेणी का कमांडर नियुक्त किया गया था। युद्ध के बाद INA अधिकारियों प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर ब्रिटेन के सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में दिल्ली के लाल किले में एक सार्वजनिक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चली थी। बचाव पक्ष के मुख्य वकील कांग्रेसी भूलाभाई देसाई के भरसक प्रयासों के बावजूद अदालत ने INA के तीनों कमांडरों को राजद्रोह का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। भारत में अशांति और विरोध के बाद भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने इनकी सजा को कम कर दिया था। मुकदमे के बाद शाहनवाज खान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने घोषणा की कि वे अब से महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 1946 में शाहनवाज खान महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ नोआखाली में शांति बहाल करने के लिए गए थे। आजादी के बाद खान का शानदार संसदीय करियर रहा। वे मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 9 दिसंबर 1983 को उनका निधन हो गया। हम इस महान भारतीय राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। मुक्तिर मंदिर सोपानो तले कत प्राण हलो बलिदान। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी पुलिन बिहारी दास को भी आज याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जनवरी 1877 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी फरीदपुर में हुआ था। उन्होंने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की और प्रांत में इसकी लगभग 500 शाखाएं बनाई। उन्होंने एक क्रांतिकारी सेना के गठन के लिए ढाका में नेशनल स्कूल की भी स्थापना की। इसमें छात्रों को विभिन्न हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 1908 में पुलिन बिहारी ने ढाका जिले में 12 जमींदार के आवास पर 12 डकैती में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। इसके लिए उन्हें अश्विनी दत्ता, सुबोध मलिक, कृष्ण कुमार मित्रा, श्याम सुंदर चक्रवर्ती और भूपेश चंद्र नाग के साथ ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिन बिहारी दास को मोंटगोमरी जेल में बंद कर दिया गया था। 1910 में जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को नया रूप दिया। उन्हें ढाका षड्यंत्र मामले में देशद्रोह और आंदोलन के आरोप में
46 अन्य भारतीय क्रांतिकारियों के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिन बिहारी दास को सेलुलर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां उनकी मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष और हेमचंद्र दास सहित कई क्रांतिकारियों से हुई। 1918 में उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन 1 साल के लिए नजरबंद रखा गया। पुलिन बिहारी दास ने फिर से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिन बिहारी दास ने 1920 में भारत सेवक संघ की स्थापना की और बाद में स्वराज और हथकथा नामक 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 1928 में उन्होंने कोलकाता में मेछुआ बाजार में बंगिया व्यायाम समिति का गठन भी किया। ये खेल कूद की संस्कृति को बढ़ावा देने का संस्थान था और प्रभावी रूप से एक अखाड़ा था, जहां उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। बाद में वे एक योगी के प्रभाव में आए और उनमें अनासक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। 17 अगस्त 1949 को उनका निधन हो गया। इस महान क्रांतिकारी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में अब तक लगभग 606.19 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। अब तक पंजाब में सर्वाधिक 1 करोड़ 86 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई। 1,18,000 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 77 लाख किसान लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,500 से अधिक अंकों की गिरावट के साथ 57,416 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 468 अंक लुढ़ककर 17,149 पर आ गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में रूस के डेनियल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास, इटली के यानिक सीनर और फेलिक्स अगुर एलसियामी भी अंतिम 8 में जगह बना ली है। वहीं महिला सिंगल्स में एक बड़े उलटफेर में 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता रोमानिया की सिमोना हालेप का सफर समाप्त हो गया है। मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पूल ए के तीसरे मैच में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना सिंगापुर से होगा। भारत को दूसरे मैच में जापान के हाथों उलटफेर का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आगे आकर लोकल के लिए वोकल अभियान को सफल बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन कल से शुरू। भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की। भाजपा 65, पंजाब लोक कांग्रेस 37 और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल मनाया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 162 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईसीईए के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 वर्ष का रोडमैप और दृष्टिकोण दस्तावेज जारी किया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव और स्टेफानोस सित्सिपास पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में, महिला सिंगल्स में सिमोना हालेप बाहर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।